भारत का बजट 2026 आ गया है और अगर आप जानना चाहते हैं कि आपके टैक्स के पैसे कहां जा रहे हैं तो ये वीडियो अंत तक सुनिए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को जो बजट पेश किया है वो सिर्फ एक आम बजट नहीं है, ये विकसित भारत के सपने को साकार करने का रोड मैप है। इस बजट का मुख्य फोकस गरीब, युवा, किसान और महिलाओं पर है। साथ ही लंबी अवधि की ग्रोथ पर भी जोर दिया गया है। आइए समझते हैं कि इस बजट में क्या खास है और आपकी जेब पर इसका क्या असर होगा। सबसे पहले बात करते हैं आर्थिक पृष्ठभूमि की। बजट 2026-27 में कुल रसीदें 36.51 लाख करोड़ रुपए अनुमानित हैं। वहीं कुल खर्च 53.47 लाख करोड़ रुपए होगा। केंद्र की नेट टैक्स रसीदें 28.7 लाख करोड़ रुपए आने की उम्मीद है। फिस्कल डेफिसिट को कंट्रोल करने पर जोर है, जो देश की स्थिरता के लिए जरूरी है। ये बजट रिफॉर्म्स पर केंद्रित है, पॉपुलिज्म कम एक्शन ज्यादा। फिस्कल डेफिसिट FY27 में 4.3% जीडीपी रहने का अनुमान है, जो FY26 के 4.4% से बेहतर है। सरकार ने अपना वादा पूरा किया है कि 2025-26 तक फिस्कल डेफिसिट 4.5% से नीचे लाना था। ये एक बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि राजकोषीय अनुशासन देश की आर्थिक मजबूती की रीढ़ है। जब फिस्कल डेफिसिट नियंत्रण में रहता है तो इन्फ्लेशन कंट्रोल होता है और निवेशकों का भरोसा बढ़ता है। सरकार की ये रणनीति दिखाती है कि वो पॉपुलिस्ट उपायों से बचकर सस्टेनेबल ग्रोथ पर फोकस कर रही है। इसका मतलब यह है कि तत्काल राहत की बजाय लॉन्ग टर्म में मजबूत अर्थव्यवस्था बनाने पर जोर दिया जा रहा है। हालांकि ये दृष्टिकोण शुरुआत में कुछ लोगों को निराश कर सकता है, लेकिन आने वाले समय में इसके फायदे दिखेंगे। अब बात करते हैं 10 प्रमुख फोकस एरिया की। पहला है कृषि ग्रोथ, किसानों के लिए नई योजनाएं और तकनीक। दूसरा ग्रामीण समृद्धि, जिसमें गांव का विकास शामिल है। तीसरा इंक्लूसिव ग्रोथ, यानी सबका साथ सबका विकास। चौथा मैन्युफैक्चरिंग और मेक इन इंडिया को बढ़ावा। पांचवां MSME सपोर्ट, छोटी व्यापारियों के लिए मदद। छठा रोजगार केंद्रित विकास। सातवां इनोवेशन और स्किलिंग। आठवां एनर्जी सिक्योरिटी। नौवां एक्सपोर्ट प्रमोशन और 10वां इनोवेशन को बढ़ावा देना। इन 10 क्षेत्रों का चुनाव बेहद सोच समझ कर किया गया है। हर क्षेत्र एक दूसरे से जुड़ा हुआ है और मिलकर एक कॉम्प्रिहेंसिव इकोसिस्टम बनाता है। जैसे कृषि ग्रोथ से ग्रामीण समृद्धि आएगी, मैन्युफैक्चरिंग से रोजगार बढ़ेगा और इनोवेशन से प्रोडक्टिविटी बेहतर होगी। ये सब मिलकर देश की जीडीपी ग्रोथ को सस्टेनेबल तरीके से बढ़ाने में मदद करेंगे। टैक्स और पर्सनल फाइनेंस की बात करें तो कुछ राहतें मिली हैं। ओवरसीज टूर पैकेज पर TCS 5% से 20% से घटाकर 2% कर दिया गया है। एजुकेशन और मेडिकल के लिए LRS पर TCS 5% से घटाकर 2% हो गया। मैन पावर सर्विसेज पर TDS के नियम आसान बनाए गए हैं। विदेशी संपत्ति पर 20 लाख रुपए तक छूट दी गई है। नॉन रेजिडेंट्स को भी टैक्स रिलीफ मिली है। ये बदलाव छोटे लग सकते हैं, लेकिन इनका प्रैक्टिकल इम्पैक्ट काफी अच्छा है। जो लोग अपने बच्चों की विदेश में पढ़ाई के लिए पैसे भेजते हैं या फैमिली की मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए विदेश जाते हैं, उनके लिए राहत मददगार है। ओवरसीज टूर पैकेज की TCS कम होने से मिडिल क्लास फैमिलीज के लिए विदेश घूमना थोड़ा आसान हो जाएगा। लेकिन मिडिल क्लास थोड़ा निराश है, क्योंकि बड़े टैक्स कट नहीं हुए। इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं हुआ। स्टैंडर्ड डिडक्शन भी नहीं बढ़ाया गया। ये वो चीजें थी जिसकी मिडिल क्लास को उम्मीद थी। सोशल मीडिया पर मीम्स की बाढ़ आ गई है, जिसमें लोग मजाक बना रहे हैं कि मिडिल क्लास फिर से नजरअंदाज हो गई। ये निराशा समझ में आती है, क्योंकि महंगाई बढ़ रही है, EMI का बोझ है और डिस्पोजेबल इनकम नहीं बढ़ रही। मिडिल क्लास की उम्मीदें थी कि बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट बढ़ाई जाएगी या टैक्स स्लैब्स को रिवाइज किया जाएगा, लेकिन सरकार ने इस बार फिस्कल प्रूडेंस को प्राथमिकता दी है। हालांकि कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि पिछले साल के टैक्स रिफॉर्म्स का असर अभी भी जारी है। नया टैक्स रिजीम ऑप्शनल है और कई लोगों को इससे फायदा मिल रहा है, लेकिन फिर भी लगता है कि मिडिल क्लास को और राहत की जरूरत थी। इंफ्रास्ट्रक्चर और कैपिटल एक्सपेंडिचर पर भारी जोर दिया गया है। FY27 तक पब्लिक कैपेक्स 12.2 लाख करोड़ रुपीस तक पहुंचने का अनुमान है। ये जीडीपी का 4.4% है, जो अब तक का सबसे ज्यादा है। स्टेट्स को 2 लाख करोड़ रुपीस दिए जाएंगे। सी प्लेन VGF स्कीम, ईस्ट कोस्ट इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जैसी योजनाओं को फंडिंग मिली है। डिफेंस, रोड्स, रेलवेज और स्पेस सेक्टर को भी अच्छी फंडिंग मिली है। ये कैपेक्स का फोकस बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट का मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है। जब सरकार रोड्स, रेलवेज और पोर्ट्स में निवेश करती है तो इससे न सिर्फ कंस्ट्रक्शन सेक्टर को बूस्ट मिलता है, बल्कि सीमेंट, स्टील और मशीनरी जैसे अलाइड इंडस्ट्रीज भी फलते फूलते हैं। इससे रोजगार के अवसर बढ़ते हैं और इकोनॉमिक एक्टिविटी में तेजी आती है। रेलवेज को 2.77 लाख करोड़ रुपीस का एलोकेशन मिला है, जो काफी सिग्निफिकेंट है। इसमें नई लाइनों का कंस्ट्रक्शन, लोकोमोटिव्स और कोचेस की खरीदारी शामिल है। डिफेंस सेक्टर को भी सब्सटैंशियल फंडिंग मिली है, जो मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को बढ़ावा देगी और इंडिजिनस मैन्युफैक्चरिंग को प्रोत्साहित करेगी।
हेल्थ, एजुकेशन और सोशल सेक्टर की बात करें तो यहाँ भी अच्छे कदम उठाए गए हैं। असिस्टिव डिवाइसेस के लिए योजना है, पीएम दिव्यांग केंद्र बनाए जाएंगे, मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूट्स और ट्रॉमा केयर सेंटर्स की स्थापना होगी। सरकार का लक्ष्य 100% क्वालिटी एजुकेशन देना है। मेडिकल वैल्यू टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए 5 रीजनल मेडिकल हब्स बनाए जाएंगे। ये इनिशिएटिव्स दिखाती हैं कि सरकार सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ पर ही फोकस नहीं कर रही, बल्कि ह्यूमन डेवलपमेंट पर भी ध्यान दे रही है। मेंटल हेल्थ के लिए अलग से इंस्टीट्यूशंस बनाना एक प्रोग्रेसिव स्टेप है, क्योंकि इस क्षेत्र में अभी तक एडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। ट्रॉमा केयर सेंटर्स की ज़रूरत भी बहुत थी, खासकर हाईवेज पर बढ़ते एक्सीडेंट्स को देखते हुए। मेडिकल वैल्यू टूरिज्म के लिए रीजनल हब्स बनाना भी स्मार्ट मूव है, क्योंकि इससे फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग होगी और डोमेस्टिक हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर भी मजबूत होगा। अब बात करते हैं आलोचनाओं की। कई को लगता है मिडिल क्लास को नज़रअंदाज किया गया है। बजट के बाद मार्केट गिरा है, कुछ टैक्स बढ़े हैं, बांग्लादेश को एड देने पर सवाल उठे हैं, इसरो की फंडिंग पर भी सवाल है, एग्जीक्यूशन की कमी पर चिंता जताई जा रही है, सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स में बढ़ोतरी से ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स खुश नहीं हैं, सोशल मीडिया पर 4 टाइम्स लगान के मीम्स वायरल हो रहे हैं। कई लोग कह रहे हैं कि फ्यूचर्स और ऑप्शंस ट्रेडिंग अब और महंगी हो जाएगी। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स के लिए भी नए रूल्स आए हैं, जो इन्वेस्टर्स के लिए नेगेटिव है। मार्केट रिएक्शन भी मिक्स्ड रहा है। बजट अनाउंसमेंट के बाद इंडाइसेस में गिरावट आई, जो इन्वेस्टर सेंटिमेंट को रिफ्लेक्ट करती है। कुछ सेक्टर्स को फायदा मिला है, लेकिन ओवरऑल मार्केट मूड कॉशियस है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि मार्केट को टाइम चाहिए बजट के लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स को समझने के लिए। बांग्लादेश को एड देने पर भी सवाल उठे हैं, खासकर जब डोमेस्टिक प्रायोरिटीज हैं। इसरो की फंडिंग पर भी डिबेट हो रही है कि क्या स्पेस मिशंस पर खर्च जस्टिफाइड है जब बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है। लेकिन दूसरी तरफ लॉन्ग टर्म कैपेक्स से ग्रोथ आने की उम्मीद है। इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश से रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बूस्ट मिलेगा, एक्सपोर्ट बढ़ेगा। ये सब मिलकर इकोनॉमी को आगे ले जाएंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट का इकोनॉमिक थियरी ये कहता है कि आज का कैपेक्स कल की प्रोडक्टिविटी बढ़ाता है। बेटर रोड से ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम होती है, एफिशिएंट पोर्ट से एक्सपोर्ट इंपोर्ट आसान होता है और मॉडर्न रेलवे से लॉजिस्टिक्स इंप्रूव होती है। ये सब फैक्टर्स मिलकर ओवरऑल कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ाते हैं। कृषि सेक्टर के लिए भी अच्छी योजनाएं हैं। प्राइम मिनिस्टर धन धान्य कृषि योजना शुरू की गई है। पल्सेस में आत्मनिर्भरता का लक्ष्य है। फलों और सब्जियों के लिए कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम है। बिहार में मखाना बोर्ड बनाया जाएगा। हाई यील्डिंग सीड्स के लिए नेशनल मिशन शुरू होगा। एग्रीकल्चर सेक्टर में ये इनिशिएटिव्स काफी टारगेटेड हैं। पल्सेस में सेल्फ सफिशिएंसी एक बड़ा गोल है, क्योंकि इंडिया अभी भी काफी पल्सेस इंपोर्ट करता है। हाई यील्डिंग सीड्स का नेशनल मिशन भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे पर हेक्टेयर प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। मखाना बोर्ड बनाना भी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ये एक नीश प्रोडक्ट है जिसकी इंटरनेशनल डिमांड बढ़ रही है। एमएसएमई सेक्टर के लिए भी कई योजनाएं हैं। चैंपियन एमएसएमईज बनाने का प्लान है। फंडिंग आसान बनाई जाएगी, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन में मदद मिलेगी, एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए स्पेशल स्कीम्स होंगी। एमएसएमई सेक्टर इंडिया की इकोनॉमी का बैकबोन है। ये सेक्टर एम्प्लॉयमेंट का मेजर सोर्स है और जीडीपी में सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन करता है। चैंपियन एमएसएमईएस का कॉन्सेप्ट इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इससे सक्सेसफुल स्मॉल बिजनेसेस को स्केल अप करने में मदद मिलेगी। टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन भी क्रूशियल है, क्योंकि ऑटोमेशन और डिजिटाइजेशन के बिना एमएसएमईएस कंपेटिटिव नहीं रह सकते। एनर्जी सिक्योरिटी के लिए भी कदम उठाए गए हैं। रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ावा दिया जाएगा। सोलर और विंड प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट मिलेगा। एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स पर काम होगा। ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को आगे बढ़ाया जाएगा। एनर्जी सिक्योरिटी इंडिया के लिए क्रिटिकल है, क्योंकि हम क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं। रिन्यूएबल एनर्जी में इन्वेस्टमेंट से न सिर्फ इंपोर्ट डिपेंडेंसी कम होगी, बल्कि क्लाइमेट गोल्स भी अचीव होंगे। ग्रीन हाइड्रोजन मिशन पर्टिकुलरली एक्साइटिंग है, क्योंकि ये फ्यूचर फ्यूल माना जा रहा है। इनोवेशन और स्किलिंग पर भी फोकस है। नई टेक्नोलॉजीज को बढ़ावा दिया जाएगा। स्टार्टअप्स को सपोर्ट मिलेगा। स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स चलाए जाएंगे। डिजिटल इंडिया मिशन को आगे बढ़ाया जाएगा। महिलाओं के लिए भी कई योजनाएं हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को सपोर्ट मिलेगा। महिला उद्यमियों के लिए स्पेशल स्कीम्स होंगी। वर्किंग वुमेन हॉस्टल्स बनाए जाएंगे। चाइल्ड केयर सेंटर्स की संख्या बढ़ाई जाएगी। युवाओं के लिए भी अच्छी योजनाएं हैं। स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स होंगे। इंटर्नशिप स्कीम्स चलाई जाएंगे। एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा दिया जाएगा। स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश होगा। अब सवाल यह है कि क्या यह बजट सफल होगा? एक्सपर्ट्स का मानना है कि लॉन्ग टर्म में यह बजट अच्छे रिजल्ट्स देगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर से इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर मजबूत होगा। लेकिन शॉर्ट टर्म में मिडिल क्लास को कुछ निराशा हो सकती है।